You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. Power off. Good evening, everyone. सर हम्म, सर जो क्वेश्चन में लेंस की थिकनेस दी रही वो भी पढ़ाने का है ना पार्ट। लेंस की थिकनेस हाँ मतलब मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द लेंसेज ऐसा करके। वो कोई थ्योरी थोड़े ना है। लेंस की थिकनेस अगर दी जाए तो उसको कैसे डील करना है ये हमने बताया तो है। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग ने शेयर किए हैं और ये जो एग्जाम्पल एक शेयर हुआ है, एग्जाम्पल 17 of concave spherical surface of radius of curvature 100 centimeters separates two media of refractive index 1.5 and 4/3. Literally ये चीज बताना इस क्वेश्चन के लिए बड़ा मुश्किल है। ये सरफेस ऐसे सेपरेट कर रहा है या ऐसे सेपरेट कर रहा है, लेकिन अगर दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो डेफिनेशन है वो किसी एक साइड से दूसरे साइड को एक्सप्लेन करने का बात है। किसी एक साइड में खड़े होके तब हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई साइड हमको चूज करने की प्रायोरिटी ना हो तो इसमें किसको कॉनकेव बोलेंगे किसको कॉन्वेक्स बोलेंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। और ये बार बार डिस्कशन का पॉइंट बन रहा है। अगर डायग्राम दिया जाए तब तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर सिल्वरिंग कर दी जाए तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया और इधर सिल्वरिंग कर दी जाए तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। द पॉइंट इज सरफेस तो सेम ही है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने कोई ना कोई एक रीजन दिया उसको समझने के लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर सेपरेट्स टू मीडिया। अब ये टू मीडिया एक 1.5 का है और दूसरा अगर 4/3 का है
कॉनकेव सरफेस सेपरेट कर रहा है तो किसको लेके कॉनकेव लेंगे, क्योंकि इसमें मीडियम में भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर जैसे 1.5 को पहले लिया और इस साइड से अगर अपन देख रहे हैं तो इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो सरफेस है 1.5 का वो एक कॉनकेव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 4/3। बट ये लॉजिकल मतलब मुझे बहुत ज्यादा इसमें तर्क नहीं समझ आ रहा। ऐसे सरफेस अगर बनाएंगे तो 4/3 के लिए ये भी तो कॉनकेव सरफेस है और ये दोनों को सेपरेट भी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहेगी कि कौन सा सरफेस हम ड्रॉ करें, और डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम हमारे आंसर्स अलग आएंगे। कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें आंसर्स अलग आ रहे थे। इसका बहुत अच्छा कंक्रीट आंसर तो हम भी अभी तक नहीं सोच पाए। अगर डायग्राम जाए तब तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है, लेकिन अगर इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो कॉनकेव किस साइड से लेना है, ये अगेन एक कंट्रोवर्सी। अगर एरर मीडियम या एयर के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो फिर भी हम लोगों ने कल एक कंक्लूजन बनाया था, जो आउटसाइड या सराउंडिंग मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। लेकिन यहाँ तो दोनों मीडियम अलग अलग हैं, इसमें कोई भी सराउंडिंग मीडियम एयर ऐसा तो बोला नहीं है। इसमें अपन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा सरफेस हमको लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये कुछ कंट्रोवर्सी, हम लोग एक बार इस चीज को अपने सर से भी वहां पर बट डिस्कस कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा बात होता है उनसे। तो इस चीज में मेरे को कहीं लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से किस बात को पकड़ के कॉनकेव कन्वेक्स को डिसाइड किया जाए। ये बहुत उसी तरह का बात हो गया कि एक गेट लगा दिया हमने और इससे कोई यहां से यहां जाए तो इसको इनकमिंग बोलेंगे कि आउटगोइंग बोलेंगे। अगर यहां से कोई यहां जा रहा है या फिर यहां से कोई यहां आ रहा है, इस प्रोसेस को इनकमिंग बोला जाएगा कि आउटगोइंग बोला जाएगा, क्योंकि एक साइड से अगर वो इनकमिंग होगा तो दूसरे साइड से आउटगोइंग होगा। तो साइड हमको तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना इनकमिंग आउटगोइंग के लिए। उसी तरह से कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ तो सिल्वरिंग कुछ है नहीं, सिल्वरिंग नहीं है, दोनों तरफ मीडियम है, तो किसको कॉनकेव किसको कॉन्वेक्स, ये बड़ा अजीब सा सवाल है और ये हम बोल नहीं पा रहे कुछ इसके बारे में। अगर इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव लिया है तो इसने यही सोच के लिया होगा, उसने ये सरफेस चूज किया होगा, इसका सेंटर कुछ सॉरी ये सरफेस चूज किया होगा, इससे क्या पता, क्योंकि इसके लिए इंसिडेंट ऐसा होना चाहिए तो सेंटर इधर होगा, इसलिए मैं भी रेडियस नेगेटिव ले लिया। क्योंकि आंसर तो अलग आएंगे, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। ये एक कंट्रोवर्शियल बात है और इस पर हम बहुत अच्छा नहीं बोल पा रहे कुछ। दूसरा है एक स्मॉल एयर बबल इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर, साइज ऑफ द इमेज एज सीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इट। सेंटर पर अगर प्लेस्ड है तो कोई भी लाइट रे अगर जाएगी तो वो नॉर्मल ही होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल उसी पॉइंट पर हो जाएंगे। बोलने का मतलब है कि ये हमारा एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ जैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हमारा कोई भी ग्लास स्फीयर है और यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई भी लाइट रे जाएगी, इतना भी छोटा एंगल बनाते हुए नॉर्मली बाहर निकल जाएगी, तो वापस से अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये वापस उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। दिस इज लाइक पोल टू पोल वाली बात, सेम साइज उसी जगह बनेगा और हमको एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में जो डिफरेंस आता है वो भी हमको नहीं दिखेगा। साइज ऑफ द इमेज एज सीन फ्रॉम द आउटसाइड इज ऑफ द सेम साइज, यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए 27 का। यहाँ बिगर पर दिया क्या बिगर दिया उसका आंसर।
अच्छा, इसका आंसर बिगर दिया है क्या? सर हाँ, सर उसमें एयर बबल का साइज है, तो कुछ पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर और कुछ नीचे, ऐसा सोच सकते हैं। स्मॉल एयर बबल बोला है तो अपन साइज उसका नेग्लिजिबल ही लेना चाहिए। स्मॉल एयर बबल इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर, और एग्जैक्टली एट द सेंटर बोला गया है। बोला द साइज ऑफ द इमेज एज सीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इट। ये लीप का क्वेश्चन है। हाँ सर। बिगर सही आंसर नहीं है। कोई भी एक रीजन, कोई भी एक लॉजिक, जैसे मान लो तुम लोग कह रहे हो कि बिगर होगा अगर साइज उसका ले लिया जाए, तो चलो साइज ऐसा कर लो, तो सेंटर का तो उसी पॉइंट में बन जाएगा, बस रेडियस का ही बात अपने को सोचना है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, ऐसा। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये हमारा एयर है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा r डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u। μ1 हमारा म्यू है, μ2 माइनस μ1 बाई r, और r यहाँ भी निगेटिव होगा, 1 बाई v प्लस म्यू बाई r इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो माइनस 1 बाई r प्लस 1 बाई म्यू बाई आर। ये म्यू बाई आर ऐसे ही कैंसिल आउट होगा, और बी हमारा बिल्कुल माइनस आर के बराबर आ गया, मतलब यही पॉइंट पर इमेज बन जाएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन वाली बात समझी जाए तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या था, v बाई μ1 और μ2 इंटू μ1, कुछ ये फॉर्मूला था ना मैग्निफिकेशन का। v और u तो दोनों सेम आ गए, अब हमारा μ1 बाई μ2 आ गया। μ1 हमारा म्यू है और μ2 हमारा एयर है, मैग्निफिकेशन हमारा म्यू के बराबर हो गया, यानी कि ये जो साइज है वो अपना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर इसका रेडियस काउंट करेंगे तो इमेज का साइज हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बिगर होगा। यस, उसका साइज काउंट किए तो बड़ा हो सकता है। अगर उसको स्मॉल एयर बबल की तरह देखें तो सेम साइज का ही बनना चाहिए। ये मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमने दिया था वही यूज किया यहाँ पर। v और u दोनों सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। μ1 हमारा म्यू है और μ2 हमारा एयर है, इसलिए म्यू बाई 1 पुट कर दिया तो m हमारा म्यू हो गया, और म्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो जो भी साइज होगा उससे बड़ा ही रेडियस बनेगा, तो बिगर ऐसा मान सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो हमने ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कस ही किया था। What should be the maximum angle of acceptance at air core interface of an optical fiber if N1 and N2 be the refractive indexes of the core and cladding respectively? ये तो derive किया था ना। सर उसमें एक टर्म मिसिंग दिख रहा है। ये थीटा कराया तो था, साइन थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स N1 by N2 minus 1। अच्छा, यहाँ उसमें पर एक ऑप्शन क्या, उसमें नीचे का n2 का टर्म नहीं है। हाँ, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। हाँ, डायमेंशनली रॉन्ग हो रहा है ना ये क्वांटिटी। नहीं, डायमेंशनली रॉन्ग कैसे, सही तो है।
n1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक 1/n1 का टर्म मिसिंग है, n1 का टर्म मिसिंग है बच्चे, ऑप्शंस रॉन्ग है। ये तो डेरिवेशन साफ पड़ा है, तुम चाहो तो इसको एक बार और डेराइव कर सकते हो। हमने n के टर्म्स में डेराइव करके म्यू रिलेटिव डाल के ये लिख दिया था। इफ यू वांट यू कैन डेराइव वंस अगेन। इसका n1 और n2 ऐसा करेंगे तो अपने को सिर्फ यहीं पर क्रिटिकल एंगल निकालने में यहाँ पर जो थीटा सी लिखा है यही पर से फर्क आएगा। ये जो हमने n लिखा है ये n1/n2 आ जाएगा, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये n1/n2 आ जाएगा, फर्क यही से आएगा। ये हमारे यहाँ पर 1/n1/n2 हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा आ जाएगा n2/n1। n2/n1 n1 कैंसिल आउट हो जाए। एक मिनट, कैंसिल आउट होगा क्या? n2/n1 अगर करेंगे तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, हाँ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये लिखने में मेरे से गड़बड़ हुआ है, देखो ये देखो ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ पर ये इसके बदले क्या हो जाएगा 1 माइनस n2/n1 का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 साइन, ये साइन थीटा ऑन n1 स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा बाई n1 स्क्वायर, ये n1 स्क्वायर जाएगा तो डेफिनेटली थीटा शुड बी लेसर देन साइन इनवर्स अंडर रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर ये n2 स्क्वायर नहीं रहेगा, इसको गलत लिख दिया हमने। रिलेटिव लगेगा तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। एक्सट्रीमली सॉरी, रॉन्ग हुआ। इसको डेराइव करते तो हो जाता, म्यू रिलेटिव का वैल्यू सिर्फ वहां नहीं जाएगा ना, मतलब वहां पर जाएगा और यहाँ पर n n भी तो जो रहेगा, जो n कैंसिल आउट हुआ था उसकी जगह हम लोग को अब n1 डालना पड़ेगा, तो एक नीचे वाला n1 तो कैंसिल आउट होगा ही। ये चीज मिस हुई थी यहाँ पर। सही है तो सिर्फ n1 क्यों डालना पड़ा? क्या? उसमें n की जगह सिर्फ n1 क्यों डालना पड़ा? n1/n2 डाल रहे थे ना पहले से। फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब यहाँ पर होगा तो इसने में सिर्फ n1 ही आएगा ना यार, यहाँ पर जो n है इसकी जगह सिर्फ n1 ही डालोगे ना, जहां जहां n है वहां पर n1 डालना पड़ेगा, यहाँ पर भी n1 ही डालना पड़ेगा, तो ये जहां जहां जा रहा है वो सब n1 ही डालना पड़ेगा। और ये आई जहां पर थीटा सी है वहां पर n2/n1 डालना पड़ेगा। तो ये टर्म जो हमने लिखा है तो n2/n1 इस टर्म के बदले डाल दिया, साइन थीटा के नीचे तो n1 ही स्क्वायर आएगा ना, यही आएगा ना। हाँ सर समझ। म्यू रिलेटिव तो करना ही है, लेकिन फर्स्ट रिफ्रैक्शन में हमारा जो आ रहा है वो तो सिर्फ n1 ही आएगा ना, अंदर वाला ही आएगा। ये आंसर सही है। इसके अलावा the diameter of aperture of a plano convex
Question number 20. The diameter of aperture of a plano-convex lens is 6 सेंटीमीटर. ये plano-convex lens कुछ इस तरह से अपन बना सकते हैं और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है. And its maximum thickness is something like this. ये जो thickness है ये दी गई है 3 मिलीमीटर. The velocity of light of the lens is this. This is approximately. ये हमारा 3 मिलीमीटर दिया गया है और म्यू c अपॉन v करके लिख सकते हैं. ये हमारा 3/2 आ जाएगा और इसका फोकल लेंथ निकालना है. फोकल लेंथ का मतलब यही होगा कि कोई भी लाइट रे अगर आ रही है तो वो कहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहाँ पर कन्वर्ज होगी. अगर इसको कन्वर्ज होना हो तो यही हो जाएगा फोकल लेंथ. ये 3 मिलीमीटर का क्या रोल है ये अपने को समझने के लिए अगर ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो लेंथ है अगर ये ऐसे यहाँ पर डायग्राम बनाए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस दिस एंगल इज थीटा. ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा r cos थीटा और ये जो डिस्टेंस r माइनस r cos थीटा और ये दिया हुआ हमारा 3 मिलीमीटर. 3 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर और 3/10 ऐसा लिख लेते हैं. 3/10. r का वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है लेकिन r साइन थीटा ये 3 सेंटीमीटर है. ये तो दिया हुआ है. दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर. r साइन थीटा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 3/10. यहाँ से थीटा तो निकाला जा सकता है, r भी निकाला जा सकता है, बट उससे फर्क क्या पड़ेगा. अच्छा हमको r ही तो चाहिए. वी नीड r. इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब तक मिलेगा नहीं तब तक फोकल लेंथ कैसे आएगा. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर दो तो साइन थीटा ये हमारा एक रिलेशन है और ये हमारा दूसरा रिलेशन है. साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस कॉस 2 थीटा. ये क्या होता है, व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 10 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सॉरी, तो साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 10. यहाँ से हमको tan थीटा बाई 2 का वैल्यू समझ आ गया और हम लोग साइन थीटा का वैल्यू अगर निकाल तो आप निकाल लेंगे. tan थीटा बाई 2 हमारा 10 है तो साइन थीटा बाई 2 ये हमारा आ जाएगा 10 ही आ जाएगा. इसको अगर देखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिस इज नियर अबाउट 10 ही
तो P बाई H अगर करेंगे तो साइन थीटा हमारा आ जाएगा 1। ये P और H लगभग बराबर ही हो जाएंगे। ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा नहीं है, tan थीटा हमारा 10 के बराबर है। P बाई H करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा ये 1 के बराबर भी अगर ले लिया हमने, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 हमारा हो जाएगा 1/10 के बराबर हो जाएगा लगभग। ये नियरली 10 लग दिया इसको। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू 1, कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू 1/10, बेसिकली 1/5। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। और r साइन थीटा हमारा 3 है, तो वी कैन 1/5 साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से सॉरी r sin theta, that means r into 1/5 is equals to 3, तो r यहाँ पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1/f is equals to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2, ये हो जाएगा 1/2 1/15, f is equals to 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आंसर है इसका। हाँ सर। उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री था, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है थिक लेंसेस का। यहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसा दिया हुआ, तो ये तो सिंपल ज्योमेट्री हमने लगाया है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये सॉल्यूशन किसने पोस्ट किया था, नचिकेत। ओके, -1/r, ठीक है, 2r, ठीक है। हाँ, ये भी तो सही है, अच्छा तो है ये भी। दिस इज ऑल्सो गुड। सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम, r माइनस टी, हाँ ये बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर नेगलेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और ये एक ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर का कुछ फॉर्मूला होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑप्टिकल फाइबर का, किसी एक टर्म को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, ये ध्यान में नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा इस चीज को। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। हाँ, साइन थीटा सी। न्यूमेरिकल अपर्चर हमारा साइन ऑफ द एंगल, मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल बेसिकली। ये नोट कर लो, ये अच्छा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमारा
कोई भी ऑप्टिकल फाइबर में जो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल आता है थीटा, साइन ऑफ थीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल अपर्चर। अब हमने साइन ऑफ थीटा का वैल्यू लेसर और इक्वल देन ऐसा एक रिलेशन निकाला हुआ है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, और इक्वलिटी कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। यहाँ पर इक्वलिटी कर देंगे और यहाँ पर इस क्वेश्चन में n1 और n2 दोनों के वैल्यूज दिए गए हैं 1.68 माइनस 1.44 स्क्वायर अंडर रूट 1, यही हो जाएगा आंसर। दिस इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। देखो 2-3 बच्चों का मैसेज आया है कि आप लोग का 1 या 2 तारीख को टर्म टेस्ट है जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर आ रहा है। हमने एक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लायंस आपको बताया है, हम लोग का सिलेबस कैसे कैसे कंप्लीट होगा। अक्टूबर तक ऑप्टिक्स और नवंबर में मॉडर्न। लेकिन अगर मान लो कि टेस्ट इस तरह से आ रहा है तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एक बार हमको क्लियरली ये बात समझा, थोड़ा हमको भी ये बात क्लियरली समझ में आए तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग कुछ सोचें। हमने अक्टूबर तक ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा ऐसा बोला था और वो लगभग वैसा हो जाएगा। ऑप्टिक्स हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर 20-22 तक भी चला, 23 तक भी चला, तो वेव ऑप्टिक्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो 30-31 तक खत्म हो जाएगा, या 1-2 मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अब आपका मॉडर्न का एक चैप्टर आ रहा है और उसमें भी कम से कम 3-4 क्लासेस तो लगेंगी, और उसके बाद का मेरे को टर्म टेस्ट तुम लोग का कब है वो नहीं पता। तो क्या चाहते हो, क्लासेस बढ़ा के और ये सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए? मैक्सिमम बच्चे भी क्लास में हैं, अगर क्लासेस बढ़ा के और सिलेबस मैच करने का बात है तो एक बार अगर सारे बच्चे एग्री कर जाते हैं तो आई विल समहाउ मैनेज कि ऑलमोस्ट एवरीडे क्लासेस लगा दी जाए जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। कल से और जब तक मॉडर्न फिजिक्स खत्म नहीं होता तब तक डेली क्लासेस लगा दी जाए, जितना हो सकता है सिलेबस को खींचना वो खींच लेता। अब उसके बाद अगर हम लोग सिलेबस टच कर गए जो टेस्ट का है तो और भी बढ़िया बात है। अगर मान लो थोड़ा रह गया तो आगे टेस्ट के बाद हो जाएगा, क्योंकि डेली क्लास के अलावा कोई और तो मेरे को अब उपाय नहीं दिख रहा। एक दिन में 2 क्लास तो हो नहीं पाएगा, मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ है, दिक्कत है, और मॉर्निंग में समय भी नहीं है हमारे पास कि हम क्लास मैनेज करें। तो मैक्सिमम यही किया जा सकता है कि इवनिंग में हर दिन क्लासेस लगाई जाए, और वो भी जिस दिन हम मूव ना कर रहे हो। तो अगर सारे बच्चे इस पर एग्री करते हैं तो डेली क्लासेस कर लेते हैं। डेली क्लासेस करेंगे तो होपफुली दीपावली से पहले हम लोग का सिलेबस शायद कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी से लेके 15 दिन और 15 दिन 30 क्लासेस हो जाएंगी। और जो मैं सिलेबस कंप्लायंस मैं देख रहा हूँ
मतलब जो हमने आपको दिया है सिलेबस का जो प्लानर, और मतलब हमने भी एक लमसम जो बनाया है कि किस टॉपिक पर कितना क्लासेस लगेगा। जस्ट वेट ए मिनट। एक मिनट बच्चे। हाँ देखो, जो हमने तुम लोग को वेव ऑप्टिक्स में टोटल 7 लेक्चर है, ड्यूअल नेचर में 4, एटम 4, न्यूक्लियाई 6, और उसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें हमारा 6 क्लास था, लेकिन उसमें ट्रांजिस्टर अब हट गया है तो थोड़ा सा क्लास कम ही लगेगा। तो अगर हम काउंट करें वेव ऑप्टिक्स में अपन लगभग 7 क्लास के आसपास वेव ऑप्टिक्स एक्सपेक्टेड है। एक आध कम ज़्यादा हो सकता है। ड्यूअल नेचर ये हमारा लगभग 4 क्लास एक्सपेक्टेड है। एटम्स ये हमारा 4 क्लास एक्सपेक्टेड है। न्यूक्लियाई ये 6 क्लास एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद सेमीकंडक्टर ये 6 क्लासेस है। इसमें सिलेबस कम हो गया है तो इसको 5 ही कर लो। ट्रांजिस्टर खत्म हो गया है। 7 4 15 6 21 5 26 26 लेक्चर्स का लगभग हो रहा है। और जो भी ऑप्टिक्स का बाकी है वो ऑप्टिक्स में भी टोटल हमने 12 लेक्चर्स रखे थे, 12। और उसमें हम लोग अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर भी अभी हम लोग को 4 लेक्चर तो इसमें लगेगा, तो +4 कर लो। 4 से 5 तो लगेगा ही, 4 कम से कम। इसमें भी हमारा डिफेक्ट सिनाई वगैरह खत्म हो गया है, इसमें भी थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो ये टोटल 30 के आसपास का है। और अभी से लेके दीपावली तक लगातार अगर क्लासेस हुई, बीच में एक आध कभी गैप भी होगा, ऐसा नहीं है, तो दीपावली तक अपना सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो सब लोग अगर रेडी हो तो डेली क्लासेस रखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म। सर अभी जो 1 नवंबर को आ रहा उसमें ड्यूअल नेचर तक आ रहा, उसके बाद 22 को सेमीकंडक्टर तक का आ रहा। हाँ तो सेमीकंडक्टर ही तो मान लो 13 को दीपावली है और बीच में एक आध 2 दिन ऐसे तो क्या हर दिन क्लास हो जाएगा ऑलमोस्ट। मेरे को भी कभी मान लो मेरे को जाना रहा कहीं तो रात में क्लासेस नहीं होगी। इस तरीके से ये 30 दिन अगर काउंट करेंगे तो 30 दिन तो ऐसे ही 15 नवंबर तक तो जा ही रहा है बात। 2 4 दिन अगर लेट होगा तो ये 18 20 नवंबर तक जाएगा। और 22 नवंबर को कंडक्टर का है। तो इन सब बातों को लेके तो एक ही बात हम लोग का जस्टिफाई होता है कि डेली क्लासेस हो जाए। और डेली क्लासेस हो जाएंगी तो तुम लोग का ये वाला तो मतलब ये जो टेस्ट आने वाला है शायद पकड़ा जाए और आगे वाला टेस्ट भी पकड़ा जाए। कोशिश हम लोग कर दीपावली के 2 4 दिन के बाद
अपन 20 नवंबर तक सिलेबस को खत्म कर दें। 22 तारीख को एक पोर्शन ही है टेस्ट का। एक मिनट। चलो, हमने एक पोल पोस्ट किया है। 15 बच्चे हैं, जनरली 17-18 बच्चे आते हैं, और जनरली क्लास में वही बच्चे हैं जो नौ बच्चों ने अभी तक अपना इनपुट दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी अपना इनपुट दें। ओके, still 4 to 5 students are left. देखो, लगभग सारे बच्चों ने रिस्पांस दिया जो क्लास में बैठे हैं। 2-3 बच्चे का कंसर्न है कि वो नहीं अटेंड कर पाएंगे या फिर दे आर नॉट विलिंग टू अटेंड डेली क्लासेस। बाकी लगभग 12 बच्चों ने अटेंड करेंगे ऐसा बोला है। तो फिर हम लोग जब कंप्लीट नहीं होता तब तक डेली ही क्लासेस रखते हैं। उसके बाद चांसेस यही रहेगा कि तुम लोग का जो टेस्ट का सिलेबस हो वो शायद मैच हो जाए। और इस बीच में अपन की डेली की क्लास में हमारा वेंसडे भी है। तो अगर मान लो मेरा ट्रेवलिंग का रहा, टेस्ट तो ऑफलाइन अब नहीं कर पाएंगे। टेस्ट आप लोग का अगर कुछ बीच में अगर होता है, सपोज ऑप्टिक्स खत्म होगा तो ऑप्टिक्स का टेस्ट है, या फिर मॉडर्न का ऑप्टिक्स का ही एक टेस्ट होगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, फिर एक वेव ऑप्टिक्स का, या दोनों का कंबाइन करके एक टेस्ट कर लेंगे। वैसा टेस्ट ऑनलाइन ही होगा, वो अपन किसी लेंगे जब जैसे सिलेबस मतलब जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा। चलिए, तो फिर ठीक है, ये रहा अपना पोल का रिजल्ट। क्लासेस डेली ही हम शेड्यूल कर दे रहे हैं। जितना मेकअप हो पाएगा उतना कर लेंगे हम लोग। लेंसेस बात कर रहे थे, 3 लेंसेस। लेंसेस में हमारा 2 फोकस होता है।
एक हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फोकस, और जहां पर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज या अपीयर्स टू डाइवर्ज होती हैं, उस पॉइंट को सेकेंडरी फोकस बोला जाता है। ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फोकस। ये हमारा होता है प्राइमरी फोकस। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला में फोकल लेंथ लेते हैं वो सेकेंडरी फोकस का पोल से फोकल लेंथ लेते हैं। ये हमारा पोल है जो सेंटर पॉइंट होता है, ये थिकनेस बहुत कम होती है, कहीं से भी ले सकते हैं इसको। अगर यही हमारा बाइकॉन्केव लेंस हुआ इस तरीके से, और इसमें हमारी पैरेलल लाइट रेज अगर आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे appear diverge like this, और इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो एक ही पॉइंट पर आके मीट करेंगी, एक ही पॉइंट पर ऐसे डाइवर्ज एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। तो इधर इनका प्राइमरी फोकस होता है और ये हमारा सेकेंडरी फोकस होता है। सेकेंडरी फोकस कैलकुलेशन के लिए हमेशा सेकेंडरी फोकस का ही फोकल लेंथ हम लोग लेते हैं, और किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। रही बात इमेज फॉर्मेशन की, जैसे मिनिमम 2 लाइट रेज हमको चाहिए होती है, यहाँ पर भी 2 लाइट रेज होती हैं। सारा कुछ रे डायग्राम लगभग सिमिलर ही चलता है। वी कैन सी दैट अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है तो फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे अगर मान लो प्रिंसिपल फोकस से कोई लाइट रे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी लाइट रे अगर बिल्कुल लेंस के सेंटर से ही पास कर गई, ये अनडेविएटेड निकल जाती है। लेंस इज वेरी वेरी थिन। मोस्टली यही 3 लाइट रेज हैं जो हम लोग यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। थर्ड वन ऐसा ही हम लोग बाइकॉन्केव लेंस के लिए भी कर सकते हैं। ये हमारा बाइकॉन्केव लेंस है। अगर कोई लाइट रे इस तरफ से आएगी जैसे मैंने कहा कि इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द सेकेंडरी फोकस, या फिर कोई ऐसी लाइट रे आएगी जो फोकस से ही इनिशियली पास हो रही है लाइक दिस, तो ये हमारा वेट ऐसे नहीं। अगर कोई लाइट रे इस तरह से आती है, इधर हमारा प्राइमरी फोकस है, तो कुछ इस तरीके से फॉल। इस तरीके से अगर फॉल हो, इट एक्चुअली मीटिंग एट द फोकस, ऐसा आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू लाइक दिस। और तीसरी लाइट रे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पिछले बार बनाया था, बिल्कुल सेंटर करेगी, वो अनडेविएटेड जाएगी। दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। कोई 2 लाइट रे को लेंगे और हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इसमें इमेज फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। हमने कहा था लेंसेस और
लेंसेस में कॉनकेव मिरर एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, कॉनकेव मिरर resembles to biconvex lens. In image formation. इमेज फॉर्मेशन में कॉनकेव मिरर और बाइकॉन्वेक्स लेंस ये लगभग सिमिलर तरीके से अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर resembles to biconcave lens. Biconcave lens in image formation. तो इससे अपने को एक आइडिया लग जाता है कि इमेजेस कहाँ बनेंगे, इनलार्ज, डिमिनिश्ड, वो सारी बातें बिल्कुल वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होती है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में एक बेसिक डिफरेंस है। लेंस फार्मूला जो होता है ये हमारा होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसमें भी नॉर्मल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दोनों होंगे। जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन हम लोग m से डिनोट करते हैं वो सिंपली v/u होगा, एडिशनल माइनस साइन नहीं लगाते, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ये हमारा इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर सपोज ये हमारा एक्सप्रेशन है तो -1/v² dv माइनस और -1/u² du माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0 dv अपॉन v² with a minus sign is equal to u/u², minus sign will get cancelled, और dv upon is equals to v² upon u² and that is equals to m²। तो एडिशनल माइनस साइन यहाँ पर नहीं दिखेगा, और यही हमारा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। अब इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने प्लेन स्फेरिकल मिरर में किया था वैसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर दिया गया हो तो दो सिचुएशंस ली जा सकती हैं जब लेंथ कंपेरेबल हो, सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि लेंस और मिरर दोनों कॉम्बिनेशन में है और हमको इमेज पर ही ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बने ऐसा कुछ कंडीशंस निकालना होता है। जैसे हाँ, एक मल्टीपल रिफ्रैक्शन का दो लेंसेस के लिए एक क्वेश्चन देखो तो हमारे पास दो लेंसेस हैं, इस तरह से, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर,
और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। Find the position of फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा ये हमको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। हाँ बताइए। 40 सेंटीमीटर राइट साइड में कॉनकेव लेंस का। अच्छा, इस पॉइंट से इसका नाम लेता हूँ ए, इसका नाम बी। यू आर सेइंग 40 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, राइट? हाँ अर्थ आपका सर 40/3 सेंटीमीटर। 40/3 सेंटीमीटर डी से। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, पीछे या आगे? मतलब Right बी में। से पहले या बाद में? अच्छा, राइट में। हाँ हृदय आप बताएं। 40/3 आए। ओके, हाँ श्रद्धा आप बताएं। The same 40/3. 40 या 40/3? 40/3. ओके, नीरल आपका? आपने किया? आवाज नहीं आ रही आपकी। तो यहाँ पर अगेन दो रिफ्रैक्शन की बात होती 40/3 लेफ्ट साइड में आए। है। अच्छा, लेफ्ट साइड में। तो बहुत सारे इसमें वेरिएशंस हैं। कुछ कुछ बच्चों के आंसर्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देखो, दो रिफ्रैक्शन है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस कॉन्वेक्स लेंस से लेंगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, और यहाँ से v हमारा हो जाएगा uf डिवाइड बाई u प्लस f। तो डायरेक्टली इसको लेफ्ट तरफ भी अगर निकालना हो तो यूज कर सकते हैं विथ प्रॉपर साइन। ऑब्वियसली पहला जो v1 आएगा वो आ जाएगा -30। रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव,
डिवाइड बाई -30 प्लस 20, तो ये हमारा आ जाएगा -600 डिवाइड बाई 30 प्लस माइनस, ये हो जाएगा -10, ये आ गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि कायदे से रे डायग्राम से अगर इस बात को समझें, पहला इमेज यहाँ पर बन रहा है, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इससे 20 सेंटीमीटर आगे, ये हमारा I1 है। बट दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, क्योंकि अब हमारा एक और रिफ्रैक्शन इस लेंस से होने वाला है, तो सेकंड फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन अगेन हम लोग v का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u, लेकिन इस बार u जो है वो इंसिडेंट के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और f हमारा -40, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, डिवाइड बाई +20 -40, ये हो जाएगा -800 डिवाइड बाई -20, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही ये जो लाइट रे एक्चुअली होगा क्या है, इसमें डाइवर्जिंग नेचर होता है, तो ये लाइट रे, ये जो पहले भी 20 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो रही थी, ये थोड़ी डाइवर्ज होगी, will diverge and it will further converge at 40 सेंटीमीटर। ये सबने 40/3 आंसर कैसे निकाल लिया, जब 40 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर आके फाइनल इमेज बनेगा 20 से 40 सेंटीमीटर, ये सही आंसर, ये सारे रॉन्ग हो। क्या गड़बड़ किए हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव ले लिया। साइन कन्वेंशन में अभी भी मिस्टेक हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य का बात है। साइन कन्वेंशन अब तक तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए था। रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जनरली हम लोग इसको याद भी रख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। फाइनल आंसर इज 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ बाई कॉन्केव लेंस, और ये इमेज रियल बनेगा, फाइनल इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का भी सिमिलर अप्रोच है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी को अलग तरीके से, और परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी को अलग तरीके से। उसी पर एक क्वेश्चन, ये हमारा एक लेंस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को 37 डिग्री पर हमने थ्रो किया है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से। दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 30, और ये फोकल लेंथ इसका है 20। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, वेक्टर्स के साथ बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज x and y। Find velocity of image। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, along the प्रिंसिपल एक्सिस डिफरेंशिएट करके, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करके।
हाँ बताइए। 16 I cap minus 6 J cap. उसका आई कैप माइनस 6 J कैप। अगर हम चाहें तो इसका स्पीड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। वेक्टर मिल गया तो अपन दोनों काम कर सकते हैं। बाकी लोग कंफर्म कीजिए। हाँ सर सेम है। इसमें इसको आप कंपोनेंट्स में ले सकते हैं। सबसे पहले तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लिए जाए। ये हमारा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट होगा 5 cos 37 5 इंटू 4/5 हो जाएगा 4 मिलीमीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसके लिए अपने को मैग्निफिकेशन चाहिए और इसके लिए अपने को मैग्निफिकेशन का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले तो v निकालना पड़ेगा। तो ये हमने निकाल के बैठे यू एफ डिवाइड बाई यू प्लस एफ और डायरेक्टली यहीं से v बाई यू निकाल लो। तो ये हो जाएगा f डिवाइड बाई यू प्लस एफ। यही हो जाएगा मैग्निफिकेशन। एफ हमारा है 20 डिवाइड बाई -30 और प्लस 20 ये हो जाएगा -2। माइनस का मतलब नीचे की तरफ, यानी कि ये जो 3 मिलीमीटर पर सेकेंड है इसके करस्पॉन्डिंग -6 आएगा और ये जो 4 मिलीमीटर है उसके इंटू 4 करेंगे, यानी कि ये जो Vx और ये जो Vy है तो Vx इज नथिंग बट इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस एंड Vy ये हमारा हो जाएगा m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस और m का साइन भी चाहिए होगा तो इसको यूज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा -6। तो इसी को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हमने मिरर में यूज किया है लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। लेंसेस में हमारा बहुत सारा काम रिड्यूस हो जाता है अगर हमने प्लेन मिरर्स स्फेरिकल मिरर्स को अच्छे से किया है। तो यहाँ पर एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक लेंस है और ये हमारा एक प्लेन मिरर है। इनके बीच का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है at what point an object is placed in front of the lens, at what point object is placed in front of plane mirror, in front of lens so that final image coincide with object।
जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ कोइंसाइड कर जाए, इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है ये हमको बताना है। चलिए ट्राई कीजिए। इसमें हाँ बताइए। -40 सेंटीमीटर लेंस से मतलब। तो -40 सेंटीमीटर, that means somewhere here at basically principal focus। इस तरह के क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल होते हैं। पहला आंसर और पहला जो लॉजिक है वो ये कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है आफ्टर रिफ्रैक्शन जो भी लाइट रे बने वो अगले रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बिल्कुल नॉर्मली हिट करे। अगर ऐसा हुआ तो लाइट रे वापस से अपना पाथ रिट्रेस करेगी और ये लाइट रे अगर इधर से भी जाए तो भी ऐसा ही होगा और लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस करके वापस से यही इमेज बनाती। और इस लॉजिक के अकॉर्डिंग 40 सेंटीमीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन एक लॉजिक ये भी कहता है कि यहाँ से जो लाइट रे जाए अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पर मिरर है इसी पॉइंट पर इमेज बन जाए, प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्ट्रेट मिरर, स्ट्रेट लाइट रे। यहाँ पर लाइट रे आएगी तो इसको वापस से सिमिलर तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाएगा और ये फिर से रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाएगी। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जिबिलिटी। तो एक सिचुएशन ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 40 सेंटीमीटर पर हो लेंस से पीछे, दैट्स व्हाई ये माइनस है। एल्स हमारा जो v है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू uf डिवाइड बाई u प्लस f। इसको हम लोग चाहे तो u के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमको v पता है, ये तो v का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। इसी से चाहे तो u निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा uf डिवाइड बाई f माइनस u, सॉरी vf डिवाइड बाई f माइनस v दैट इज इक्वल टू u। और ये आएगा विद साइन। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। v हमारा है 20 सेंटीमीटर और ये पॉजिटिव है।
एफ हमारा कॉनकेव मिरर है तो ये भी पॉजिटिव है 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 40 माइनस 20 40 माइनस 20 तो ये हमारा आ जाएगा 800 और ये 40 माइनस 20 ये आ जाएगा 20 ये हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये कैसे हो रहा है? ट्वेंटी इंटू 40 डिवाइड बाई एफ माइनस भी। हाँ बोलो। सर लेंस में फोकस से पहले इमेज बन सकती है क्या? क्या लेंस की वजह से फोकस के पहले इमेज बन सकती है क्या? लेंस की वजह से फोकस नहीं समझ पाया क्या नहीं बोलना समझ चाह पाया रहे क्या बोलना चाह रहे हो। गिवन केस में हम इमेज 20 सेंटीमीटर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा ये बोल रहे हो कि में मिनिमम सेपरेशन हमारा 4 टाइम्स एफ होना चाहिए। हाँ एक्चुअली यहाँ पर ये आ रहा है ना, ये प्लस 40 आ रहा है, ये रॉन्ग आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। देखो कोई भी लेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कल इस पर हम लोग बात करेंगे। मिनिमम सेपरेशन between a real object and its real image is 4 times f of a biconvex lens। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच का मिनिमम सेपरेशन 4f होना चाहिए। तो अगर ये फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो ये जो हमने रे डायग्राम बनाया है ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा 160 उसमें से 20 माइनस कर देंगे, 140 से ज्यादा है। 140 के बराबर भी आ सकता है लेकिन 140 से ज्यादा है तब 140 भी नहीं होगा। यहाँ पर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो प्लस 40 आ रहा है, तो ये एक इम्पॉसिबल बात है, नहीं हो पाएगा। u शुड बी नेगेटिव और ये यहाँ पर u पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता फॉर दिस सिचुएशन। इस कॉम्बिनेशन में ये जो सेकेंड हमने पॉसिबिलिटी जो सोच रहे थे वो नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट सोचो क्यों नहीं हो सकता। ओके हाँ, ये फोकल लेंथ जो है ना ये थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अगर इनफाइनाइट से भी लाइट रे आएंगी तो हमारा 40 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगा, उसके पहले इमेज नहीं बन सकता। तो ये दूसरा वाला जो हमने डायग्राम बनाया है ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ को हम 40 से और 20 से कम कर दें, 15 कर दें, तो दैट विल बी अ पॉसिबिलिटी। यही क्वेश्चन को अगर हम लोग ने ये जो फोकल लेंथ लिया है उसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा 40 सेंटीमीटर जो 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगा। लेकिन अगर इसी को 15 सेंटीमीटर अगर हमने लिया होता तो 15 सेंटीमीटर में भी एक आंसर 15 सेंटीमीटर का तो होता ही कि लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद परपेंडिकुलर टू द मिरर होनी चाहिए रिट्रेस करने के लिए। ये तो ये वाला आंसर फोकल लेंथ के बराबर वाला ये तो हमेशा वैलिड है। लेकिन जो दूसरा आंसर होता अगर 15 सेंटीमीटर के लिए निकालें तो वी विल गेट अ डेफिनेट आंसर फॉर दैट आल्सो। वो हो जाएगा v हमारा हो जाएगा +20, f हो जाएगा +15 डिवाइड बाई 15 माइनस 20
और देखोगे यहाँ पर 300 डिवाइडेड -5 -60, माइनस आना चाहिए तो माइनस आया, तो एक आंसर हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। दो ऑप्शंस हो जाएंगे। जो डेटा पहले दिया था उसके लिए दो आंसर्स नहीं होंगे, लेकिन 15 सेंटीमीटर अगर होगा तो ये दो आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे ही हमने प्लेन मिरर दिया, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर दिया जा सकता है, कॉनकेव मिरर दिया जा सकता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो लास्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर लाइट रे को नॉर्मल फॉल होना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर पर लाइट रे ऐसे जाए ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा हो ऐसा प्रतीत हो, तभी ये रिट्रेस करेगा। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट रे को कुछ ऐसे जाना पड़ेगा जैसे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कन्वर्ज कर रहा हो, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा और वही पाथ फिर से ले लेगा। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट कराना। अगर हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो लास्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर लाइट रे नॉर्मली फॉल हो जाए, तो लाइट रे वापस रिट्रेस करेगी अपनी पाथ को और हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन उससे मिल जाएगा। तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। कैन ट्राई दिस। और कल हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। कल हम लोग लेंस खत्म कर देंगे, लेंस पर इससे ज़्यादा अब डिस्कशन नहीं हो पाएगा। कल लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड और जो बाकी का लेंस का पार्ट है सिल्वरिंग एंड ऑल वो डिस्कस करके इसको खत्म करेंगे। फिर हम लोग को प्रिज्म और उसके भी एप्लीकेशन, फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सभी करना है। तो कल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसको मिस करने का कोई मतलब नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।